नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव बोर्ड में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के हिंदी के 25 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में हर बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है। और जो मैं अभी आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ यह 2025 के फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है। इसको इसलिए आप इसको कहीं लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ और उसमें से क्वेश्चन नहीं ना आया तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको कहीं लिख कर रख लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट का, आज मैं आपको हिंदी का सब्जेक्टिव बता रहा हूँ और कल हिंदी का ऑब्जेक्टिव बता दूंगा। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपके लिए मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, संस्कृत का और इंग्लिश का भी ला दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो आप उस वीडियो को देख सके। और साथ में वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन की तरफ से। अब देखते हैं कि वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 2025 में पूछने वाला है। तो पहला है, देखिए दोस्तों, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। किन विशेषताओं को आवश्यक माना है वही को आपको बताना है। तो लेखक ने क्या कहा है, देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने कहा है कि, लेखक कौन है तो इस चैप्टर के, देखिए कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो ये चैप्टर है दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो क्या कर रहे हैं, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने कहा है कि लोगों के बीच जाति प्रथा का भाव न होकर आपसी मेल होना चाहिए। देखते हैं आज बहुत क्या जाति प्रथा चल गया है, तो उन लोगों को जाति प्रथा का भाव नहीं होना चाहिए, उनको आपसी मेल होना चाहिए, ठीक है। उनके बीच दूध पानी की तरह मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। जैसे देखते हैं दूध और पानी मिल जाता है तो उसको कभी आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लोग किसी भी कार्य करने में स्वतंत्र हों, और सच्चे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोग किसी भी कार्य करने में स्वतंत्र हो, ठीक है। और यही यही सब यही सब विशेषताएं लेखक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक माने हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, एक बार और बता देते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने कहा है कि लोगों के बीच जाति प्रथा का भाव न होकर आपसी मेल होना चाहिए। उनके बीच दूध पानी की मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। लोग किसी भी कार्य करने में स्वतंत्र हो, और यही सब विशेषताएं सच्चे लोकतंत्र के लिए लेखक ने आवश्यक माना है, ठीक है। अब देखिए यह किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, तो यह पहला चैप्टर से है। पहला चैप्टर के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उनके माता का नाम क्या था, तो उनके माता का नाम भीमाबाई था, और उनके पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। ये दो क्वेश्चन है, और ये देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव पढ़िएगा ना तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव पढ़ें, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और वही एग्जाम में आता है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से। अब देखिए हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर भी चैप्टर नंबर 1 से ही है, और यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है। आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है बताइए। तो क्या लिखा हुआ है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के द्वारा संविधान लिखा गया था, साथ में संविधान का पूर्ण रूप से पालन भी किया जा रहा है, ठीक है। देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्या लिखा गया था, तो इन्हीं के द्वारा संविधान लिखा गया था, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक मनु
किससे कहा जाता है? तो आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव पढ़ेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी 100% क्लियर होगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पकड़ रखिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पकड़ रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। 2 नंबर क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है? तो आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है? देखिए, किताबी भाषा को आप ना नहीं लिखिएगा, अपने से। तो अपने से हम देखिए, हम अपने से एक आंसर बना के लाए हैं आपके लिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के द्वारा संविधान लिखा गया था, साथ में संविधान का पूर्ण पालन किया जा रहा है, इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यह आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 3 कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, और यह चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। और जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाता है ना, देखिए क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और जो क्वेश्चन ना नहीं रिपीट होता वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, और जो रिपीट हुआ है वही हम आपके लिए लाए हैं। तो इसको जल्दी से आप कहीं कॉपी में लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप विश्वास कर लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। एक बार विश्वास करके देख लीजिए, नहीं आया ना तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाइए। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो देखिए, खोखा घर के बनाए सभी मामलों में अपवाद था। खोखा घर के बनाए सभी मामलों में अपवाद था। अपवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपवाद का मतलब क्या होता है जानते हैं? अपवाद का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। ठीक है, अपवाद का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ। अपवाद का मतलब क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो बिगड़ा हुआ, मतलब वो बिगड़ा हुआ था। तो खोखा घर के बनाए सभी मामलों में अपवाद था, यानी कि बिगड़ा हुआ था। वह अपने मन के अनुसार कार्य करता था, जो उसके मन में आया वो करता था। ठीक है, बाकी बहनों के लिए घर में विशेष प्रकार का नियम था। ठीक है, बाकी बहनों के लिए घर में एक विशेष प्रकार का नियम था, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इसमें से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालते हैं कि खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम, खोखा का दूसरा नाम कासू था। ठीक है, और देखिए उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू। और देखिए अब यहाँ पूछ देगा कासू का दूसरा नाम क्या था? तो कासू का दूसरा नाम खोखा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, सेन साहब की कितने पुत्रियाँ थी? सेन साहब की कितने पुत्रियाँ थी? तो 5 पुत्रियाँ थी। आपको कमेंट बॉक्स में सभी का नाम लिख देना है। ठीक है, सभी का नाम लिख देना है। देखिए, अब वो सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि सब्जेक्टिव में पूछ देता है कि हम सेन साहब के सभी पुत्रियों का नाम लिखें, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कितने पुत्रियाँ थे और उनके नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। देखिए, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा घर के बनाए सभी मामलों में अपवाद था। वो अपने मन के अनुसार कार्य करता था, बाकी बहनों के लिए घर में एक विशेष प्रकार का नियम था। यदि दोस्तों आपको ये 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा यस। ठीक है, तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। अब देखिए, हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण के साथ साथ बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन है, सेन दंपति खोखा में कैसे संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसे शिक्षा तय की? देखिए, सेन दंपति खोखा के दुर्ललित व्यवहार एवं तोड़फोड़ की हरकतों से इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे, इसलिए इन्होंने कारखाने के 2 मिस्त्री को बुलाकर ठोक ठाक के कार्य सिखाने को तय किया। सेन दंपति खोखा में मतलब क्या बनने की संभावनाएं देखते थे? क्या बनने की संभावनाएं देखते थे? वो इंजीनियर और बिजनेसमैन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है दोस्तों कि सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इसको पूरा समझ लीजिए, कैसे संभावनाएं देखते थे। और देखिए मतलब था ना खोखा, वो तोड़ फोड़ बहुत करता था। ठीक है, एक दिन उसने क्या किया था कि गाड़ी के शीशा तोड़ दिया था, मतलब कि अंदर क्या होता है ये इसी को देखने के लिए। तो उसको मतलब इनके पिता सेन साहब को पता चले कि वो तोड़ फोड़ की हरकतों से क्या, तो इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखता था। ठीक है,
इसलिए उन्होंने क्या किया ना कि मिस्त्री के जो कारखाना होता है ना, फैक्ट्री से 2 मिस्त्री को बुला लिया घर पे और उसको ठोक ठाक कार्य सिखाने का तय किया। मतलब उसको क्या ठोक ठाक कार्य सिखाने को तय कर दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि खोखा कासू के पिता जो सेन साहब थे, कासू को क्या बनाना चाहते थे, उसका दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब बताइए, अब 4 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सेनापति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे, उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसे शिक्षा तय की। तो कैसे शिक्षा तय की थी, सेनापति खोखा के दुर्ललित व्यवहार एवं तोड़फोड़ की हरकतों से इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे, इसलिए इन्होंने कारखाने के 2 मिस्त्री को बुलाकर ठोक ठाक के कार्य सिखाने को तय किया। समझ में आ गया 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपको। इसको जल्दी से आप कहीं ना आपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और जब फाइनल एग्ज़ाम आएगा ना, ज़्यादा देर नहीं है फाइनल एग्ज़ाम का, आने वाला ही है, कुछ मंथ बाकी है। जैसे ही आएगा उसके 1-2 महीना पहले इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। और इसमें से दोस्तों बोल रहे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। और यह चैप्टर है दोस्तों 3 नंबर चैप्टर का लेखक कौन है, तो 3 नंबर चैप्टर का लेखक है मैक्स मुलर। और यह चैप्टर कौन सा है, तो यह चैप्टर है दोस्तों, यह चैप्टर कौन सा है, तो भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, यह चैप्टर है जिसके लेखक है मैक्स मुलर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो कहाँ से पूछा जाता है मैं आपको बताऊँ, वो है दोस्तों लेखक परिचय से। देखिए मतलब देखिए, चैप्टर नंबर 1 के लेखक कौन है, तो चैप्टर नंबर 1 के लेखक हैं कौन है, तो आप बताइएगा, तो वह हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड जानकारी आपको जरूर होना चाहिए, उसी से दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत आता है। चैप्टर नंबर 2 के लेखक कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा, उससे ज़्यादा आता है। तो देखिए, पहला है कौन, तो पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इससे क्या पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ से शिक्षा हुआ, कहाँ, ये सब आदि क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो देखिए, लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकता है। मतलब ग्रामीण भारत में, मतलब समझे, गाँव में, गाँव भारत का जो गाँव है उसमें दर्शन हो सकता है, क्योंकि भारत की संस्कृति गांव में ही देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ के हरे भरे खेत एवं लोगों का आपसी संबंध भारत की मूल पहचान है। अब बताइए, शहरों में क्या हरियाली आप देखते हैं, हरियाली शहरों में भी होता है लेकिन गांव से कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन आप जैसे गांव में देखिएगा ना, तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होता है। तो इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में ही हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि भारत की संस्कृति गांव में ही देखी जा सकती है। जो मतलब संस्कृति है, जो संस्कार है, वो ज़्यादातर जो पालन किया जाता है वो गांव में ही पालन किया जाता है। और यहाँ के हरे भरे खेत एवं लोगों का आपसी संबंध भारत की मूल पहचान है। और यहाँ देखते होंगे कितना हरा भरा खेत रहता है, और वो सब ना लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। क्या दोस्तों आपको 5 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आया हो ना दोस्तों, तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ में वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग अब 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, और ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो देखिए, लेखक मैक्समुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह इतिहास के जिसको पढ़कर या सुनकर हम कुछ सीख सके उसे वास्तविक इतिहास कहते हैं। जैसे देख लीजिए, भारत का इतिहास क्या है, उससे हम आज बहुत कुछ सीख रहे हैं ना, इतिहास से, मतलब इतिहास, भारत का इतिहास से हम आज कुछ सीखकर क्या कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं। जिसे हम देखिए सुनकर, या इतिहास जो बीत गया उसको हम सुनकर या देखकर कुछ सीख सके, उससे उसी को ही हम वास्तविक इतिहास कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है।
अभी हम लोगों ने दोस्तों 6 क्वेश्चन बता दिया है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन। यदि दोस्तों आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक के आगे कैसे यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो कैसे उपस्थित हुआ था आप ही बताइए, कैसे उपस्थित हुआ था। जब उनकी बेटी ने, क्या लेखक की बेटी क्या पूछते हैं कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, वही जब पूछती है तो यह प्रश्न लेखक के आगे उपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, कैसे उपस्थित हुआ था। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह लेखक के आगे तब उपस्थित हुआ जब उनकी बेटी पूछती है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आज शॉर्ट क्वेश्चन था, आपको इसको एकदम अच्छे से याद रख लेना है। अब इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है। तो ये एक ललित निबंध है दोस्तों। क्या है, ललित निबंध। निबंध अलग होता है और एक ललित निबंध अलग होता है। ठीक है, अब देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक हैं आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि जो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो लेखक परिचय से पूछता है और कहानी से पूछता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी की अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है ना, आप इसको आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो आंसर है उसको नीचे लिख देना है। तो पहले आप इसके लेखक के नाम भी लिख सकते हैं, लेखक के नाम लिख दीजिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये देखिए यह प्रश्न, ये देखिए पहले आप लिख दीजिएगा यह प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं लिया गया है, जिसके लेखक हैं, कौन है, लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, बाकी हम आपको ये बता देते हैं। ना बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो को देखिए, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि हमारे लाखों वर्ष पूर्व लंबे लंबे नाखूनों का प्रयोग अस्त्र शस्त्र के रूप में किया गया था। अस्त्र शस्त्र के रूप में किया गया, जैसे रक्षा करने वाला, फेंक कर चलाने वाला हथियार। ठीक है, तो पहले ना हथियार नहीं होता था, पहले के लोग ना हड्डी से, जानवरों के हड्डी से और पत्थरों से, मतलब जो पहाड़ होता था उसको काट कर औजार बनाया करते थे, और उसी से क्या करते थे, उसी को अस्त्र शस्त्र कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि हमारे लाखों वर्ष पूर्व लंबे लंबे नाखूनों का प्रयोग अस्त्र शस्त्र के रूप में किया गया था। ठीक है, मतलब देखिए पहले होता था ना, पहले क्या मनुष्य जंगली था तो उसके पास ना हथियार नहीं था। ठीक है, तो वो अपने लंबे लंबे नाखूनों से ही शिकार किया करते थे। शिकार मतलब जानवरों को मारकर खाया करते थे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य नाखून को बार बार क्यों काटता है। अब आप बताइए कि आप नाखून क्यों काटे हैं, साफ रखने के लिए, यदि हम बड़ा बड़ा छोड़ दें तो क्या जानवरों की तरह दिखने लगते हैं इसलिए। तो क्वेश्चन देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मनुष्य नाखून को बार बार क्यों काटता है। तो आज मनुष्य पशुता की निशानी छिपाने के लिए और नाखून को साफ रखने के लिए, पशुता की निशानी छुपाने के लिए और नाखून को साफ रखने के लिए मनुष्य नाखून को बार बार काटता है, क्योंकि कई बीमारियों का कारण नाखून ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बीमारियों का कारण क्या बन जाते हैं, नाखून बनते हैं ना, तो इसलिए क्या करते हैं, हम नाखून को बार बार काटते रहते हैं। तो आज मनुष्य पशुता के निशानी छुपाने एवं और नाखून को साफ रखने के लिए मनुष्य नाखून को बार बार काटता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या दोस्तों आप लोगों को 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है।
तो कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है मैं आपको आगे बता दूंगा। देखिए, देवनागरी लिपि में मुख्यतः निम्नलिखित भाषाएं लिखी जाती है। तो निम्नलिखित भाषाएं कौन कौन सी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देवनागरी लिपि में मुख्य दोस्तों हिंदी भाषा लिखी जाती है, संस्कृत भाषा लिखी जाती है, मराठी भाषा लिखी जाती है और नेपाली भाषा भी लिखी जाती है और एक प्राकृत भाषा भी लिखी जाती है। यानी कि देखिए, हिंदी कुछ देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। बाकी ये सब भी वैसे ही है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और नेपाली भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, तो यह चैप्टर दोस्तों कौन सा चैप्टर बताइएगा आप लोग। तो यह क्वेश्चन दोस्तों नागरी लिपि से लिया गया है। कौन सा, नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मुले और उनका जन्म कब हुआ था, 1935 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों एक वीडियो बनाने में। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि दोस्तों आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। यदि आप कॉल करते हैं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपको कभी भी पीडीएफ नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको उसका रिप्लाई भी दे दिया जाएगा और पीडीएफ भी तुरंत दे दिया जाएगा। तो नंबर पे एक दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर एक नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ पे करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, मात्र 50 रुपया दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगता है दोस्तों। मतलब दिन रात है ना, वो बनाते रहते दोस्तों आपके लिए, तो ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 50 रुपया दोस्तों। मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा, सभी का पीडीएफ दूंगा दोस्तों आपको। जितना सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसका, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, सबके का दे दूंगा। मैं आपको ये दिए दोस्तों, मैं आपको फ्री में दूंगा ना, तो आप सोचिएगा कि फ्री में क्या ही कुछ रखा है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों कुछ पे कर दीजिएगा, मेरा भी मतलब हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, नंदी नागरी किसे कहते हैं। नंदी नागरी किसे कहते हैं, इस प्रसंग में लेखक ने क्या उल्लेख किया है। तो नंदी नागरी किसे कहते हैं, इस प्रसंग में लेखक ने क्या उल्लेख किया है। तो नंदी नागरी देवनागरी को ही कहते हैं। नंदी नागरी किसको कहते हैं, तो नंदी नागरी देवनागरी को ही कहते हैं। महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजाओं के समय नंदीनगर की लिपि होने के कारण यह नंदी नागरी कहलाने लगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया। और जो दोस्तों आप 50 रुपया दीजिएगा ना पीडीएफ लेने के लिए, आप ये सोच कर दीजिएगा कि मैं आपको यही नहीं दूंगा, सिर्फ पूरा दे दूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा उसका भी दूंगा और जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ उसका भी दे दूंगा। मतलब जो क्लास होगा ना यूट्यूब पर, उस सभी आपको फ्री में 50 रुपया दीजिएगा, उसमें आपको दे दिया जाएगा। फिर आपसे एक बाद में 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। 11 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। मतलब पहली बार जो बहादुर दिखा था वो कैसा था। तो देखिए, बहादुर एक नेपाली लड़का था। पहली बार दिखे बहादुर का शरीर चौड़ा और कद छोटा था, रंग गोरा, मुंह चपटा, उजला हाफ पैंट, उजला कमीज, भूरे रंग का जूता और गला में रुमाल बांधे था। तो देखिए, ये जो होता है ना, बहादुर को पहली बार किसने देखा था, तो लेखक के साला देखे थे। क्या, लेखक के साला। तो बहादुर कौन था, तो बहादुर एक नेपाली लड़का था। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। क्या था, दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। और दिल बहादुर में बहादुर जो दिल बहादुर था, उसमें से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो दिल शब्द निर्मला ने उड़ा दिया था। निर्मला कौन थी, तो निर्मला थी वो लेखक की पत्नी थी। ठीक है, जिसे नौकर रखने का बहुत शौक था। ये आपको याद रखना है। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। बहादुर एक नेपाली लड़का था। हाँ, और इससे एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि बहादुर के जो पिता थे, मतलब पिता थे, वो कहाँ मारे गए थे, तो वो युद्ध में मारे गए थे दोस्तों। कहाँ, युद्ध में। तो देखिए, बहादुर एक नेपाली लड़का था। पहली बार दिखे बहादुर का शरीर चौड़ा। शरीर कैसा था, तो शरीर चौड़ा था और कद क्या था, छोटा था। रंग गोरा, मुंह चपटा, उजला हाफ पैंट, उजला कमीज और भूरे रंग का जूता और गला में रुमाल बांधे था। गला में क्या बांधे था, तो रुमाल क्या बांधा था। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मैं इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपके लिए
सभी सब्जेक्ट का। जैसे आज मैं आपको हिंदी का बता दे रहा हूँ, आज हिंदी का सब्जेक्टिव बता रहा हूँ, कल हिंदी का ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, परसों संस्कृत का सब्जेक्टिव बता दूंगा, फिर तीसरा रोज संस्कृत का ऑब्जेक्टिव बता दूंगा। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट का, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत सभी का बता दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सभी वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से, बाद में लेखक के घर से भी भाग गया था। ठीक है, अपने घर से क्यों भागा, तो देखिए, बहादुर की माँ बहादुर को वो मारती थी, वह अपने माँ के मार खाने के डर से वो अपने घर से भाग गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि लड़का था, वो बहादुर था, वो घर से भागकर रात भर कहाँ छिपा रहा, तो वो कहाँ छिपा रहा था, तो वह जंगल में छिपा रहा था। ठीक है, वो क्यों भागा था, तो माँ के मार खाने के डर से वह भाग गया था और रात भर जंगल में छिपा रहा। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों की परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। तो देखिए, परंपरा का ज्ञान उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो सारे रूढ़िवादिता को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रांति के तहत मुख्य रूप से साहित्य को मुख्य रूप से अलग ना पहुंचा दे। तो परंपरा ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जो सारे रूढ़िवादिता को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और आप कहीं इसको जल्दी से लिख कर रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार, इतना बार रिपीट हो चुका है। जैसे कि फाइनल में 2 3 5 6 बार रिपीट हो चुका है, फिर जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होता है उसमें भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। जो रिपीट होता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप कहीं पर लिख कर रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, तो आप बताइएगा। तो देखिए, लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। उनकी बड़ी बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। इनके पिता रामपुर में 22 साल तक नौकरी किए थे। कितने साल तक, 22 साल तक नौकरी किए थे। ये आपको एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में कि इनके पिता कितने सालों तक रामपुर में नौकरी किए थे, तो 22 साल तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ठीक है, और इनके पिता क्या थे, तो इनका पिता एक प्रसिद्ध नर्तक थे और इनके पिता कहाँ 22 साल तक नौकरी किए थे, तो रामपुर में 22 साल तक नौकरी भी किए थे। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो देखिए, बिरजू महाराज अपने पिता को ही गुरु मानते थे। किसको गुरु मानते थे, अपने पिता को, यानी मतलब फादर को। ठीक है, तो बिरजू महाराज अपने पिता को ही गुरु मानते थे। उन्होंने स्वयं कहा था कि सारगिद बाबू जी का हूँ। क्या सारगिद मतलब क्या होता है, सारगिद मतलब होता है शिष्य। ठीक है, बाबू जी का मतलब शिष्य, बाबू जी का हूँ। इनके पिता पटियाला रायगढ़ आदि के रिसायतों में काम कर चुके हैं। वे अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। वे अपने समय के क्या थे, तो अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। वे अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है, और बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो अब देखो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता ही थे। और बिरजू महाराज के गुरुआइन कौन थे, तो बिरजू महाराज के गुरुआइन उनकी क्या थी, माता जी थी। ठीक है, उनके माता जी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब इसमें से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि जब बिरजू महाराज
कितने साल के हुए थे, कितने साल के हुए थे जब इनके पिता के क्या मृत्यु हो गए थे? कितना साल के थे? 9.5 साल। आप यहाँ पर देख लीजिएगा 9.5 साल, ठीक है, 9.5 साल, ये होता है 9.5 साल, ठीक है, 9.5 साल। इस पर 9 और 1/2 ऐसे भी लिख सकता है, और हिंदी में भी 9.5 साल भी लिख सकता है। इसलिए दोस्तों ज़्यादातर यही लिखता है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हिंदी तो आपको पढ़ने आता ही होगा, ठीक है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर नहीं दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दोस्तों कि आविन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आविन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? और ये क्वेश्चन देखिए कितना छोटा है, मतलब 20 शब्द में भी नहीं होगा। यह दोस्तों क्वेश्चन है 20 शब्द का भी नहीं है, लेकिन पूछा गया है बहुत बार, एकदम वीवीआई है दोस्तों। वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि आविन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? तो आविन्यो क्या है? तो आविन्यो एक पुराना शहर है। अब ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा खाली आविन्यो क्या है, तो आविन्यो एक पुराना शहर है, ठीक है। आविन्यो क्या है? एक पुराना शहर है, और वह दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ? दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे। रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी दक्षिण फ्रांस में है, और इसके किनारे क्या है? तो आविन्यो। आविन्यो क्या है? एक पुराना शहर है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। ये समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितने दिनों तक लेखक आविन्यो रहे? तो कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिन। 19 दिन। और क्या क्या लेकर गए थे? तो वहाँ पर लेके गए थे हिंदी का बुक, हिंदी का टाइपराइटर दोस्तों, हिंदी का टाइपराइटर, संगीत के टेप्स और हिंदी के कुछ टेप्स, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें ले गए थे, ठीक है। अब देखिए आपको 18 नंबर क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसकी परख कैसे की? और यह किस चैप्टर? यह मछली 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 चैप्टर के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। मछली चैप्टर के लेखक कौन है? तो मछली चैप्टर के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। मछली चैप्टर के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। और क्वेश्चन है मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसकी परख कैसे किया? तो बच्चों ने उसकी परख कैसे किया था? देखिए मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मृत मछली के मतलब मछली मतलब मरी हुई मछली के आँख में परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने उसकी परख मछली की आँख में अपनी परछाई देखकर किया। ये दोस्तों जो मछली होगा वो मृत होगा, मतलब मरा हुआ होगा ना, उसके आँख में आपका परछाई नहीं दिखेगा। जो जिंदा होगा ना उसके आँख में आपका परछाई दिखेगा। उसको यदि आप देखेंगे ना तो उसके आँख में आप दिखिएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों? यदि दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर। अब हम लोग का ज़्यादा नहीं, 20 नंबर क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बाकी आप 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। डुमराव की महत्ता किस कारण से है? डुमराव की महत्ता किस कारण से है? तो डुमराव में प्रसिद्ध है, डुमराव में पहले देखिए डुमराव में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था वहाँ पर, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि डुमराव में किस किस शहनाई वादक का जन्म हुआ था? तो डुमराव में बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। और क्वेश्चन देखिए अच्छा से, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? तो डुमराव में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, और शहनाई को बजाने के लिए रीड का प्रयोग किया जाता है। रीड एक मतलब होता है दोस्तों जिसे नरकट के पौधे से तैयार किया जाता है। देखिए अब क्वेश्चन पूछेगा रीड है वो किससे तैयार किया जाता है? तो रीड होता है ना, वो नरकट एक पौधा होता है, नरकट, उससे इसी से आप वह रीड तैयार किया जाता है। रीड तैयार किया जाता है जो सोन नदी के किनारे मिलता है। यह ना सिर्फ सोन नदी के किनारे ही मिलता है, इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव की महत्ता है। डुमराव की महत्ता मतलब है मतलब डुमराव का एक महत्व है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। डुमराव की महत्ता किस कारण से है? तो डुमराव में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, और शहनाई को बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है जिसे नरकट के पौधे से तैयार किया जाता है। नरकट पौधा मुख्यतः सोन नदी के किनारे मिलता है, इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है, महत्ता है, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि अब हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है।
यदि दोस्तों आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। यदि आप कॉल करते हैं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो आप सिर्फ मैसेज ही कीजिएगा, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा और आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किससे कहते हैं? तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक और प्रतिरोध को कहते हैं, ठीक है, और अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है। ये आपको आज का दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय, ठीक है। और मन से लगाकर पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों आप लोग।